जाते हैं। चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन और हम पढ़ रहे हैं ऑब्लिक वाला फ्रॉम ग्राउंड। तो चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम पढ़ रहे हैं ऑब्लिक वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि ज़मीन से शुरू हुआ है। आपको सजेशन क्या दिया गया है? सजेशन आपको ये दिया गया है टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन है। टेक अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट प्रोजेक्शन पॉइंट, कलेक्ट आंकड़े यानी कि जो डेटा है आपके पास अवेलेबल, तो कलेक्ट आंकड़े along XY एक्सिस, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कैरी ऑन। ये है तरीका। फिर जो सीखने को मिले उसको कॉन्सेप्ट बना दो। जैसे कि पिछली वाली क्लास में जब हमने प्रोजेक्टाइल को ज़मीन से फेंका था, तो यहाँ से फेंका था u वेलोसिटी से और प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड लिया था। ये ग्राउंड है, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड लिया था। तुरंत जो है फिट किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये माइनस x एक्सेस, ये माइनस y एक्सेस। वेलोसिटी अलोंग द x एक्सेस थी u cos थीटा, इट विल बी इनिशियल। वेलोसिटी अलोंग द y एक्सेस थी u sin थीटा। और हमने जो काम कर लिया है वो कौन कौन सा काम कर लिया है? हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू आया है 2u sin थीटा बाई जी। और अगर आप केवल ये रटते हो 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो फंस जाओगे। 2u sin थीटा बाई जी में थीटा प्रोजेक्शन एंगल है फ्रॉम द ग्राउंड, थीटा प्रोजेक्शन एंगल है फ्रॉम द ग्राउंड, ये भी पता होना चाहिए। u प्रोजेक्शन इनिशियल स्पीड है, एक तो ये फंडा आया था। और हमने एक फंडा ये निकाल लिया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम t। u वेलोसिटी से तो तुमने फेंक दिया था, लेकिन t समय बाद प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या आई थी? v अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। और हमने क्या फंडा सीख लिया था? t समय बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल, वो भी जो बीटा एंगल लिया था कहाँ से लिया था? हॉरिजेंटल से। तो डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजेंटल आफ्टर टाइम t जो डायरेक्शन थी दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस का gt अपॉन में u cos थीटा। और वो जो टेबल थी जो मेरा ये सजेशन दिया गया कि कलेक्ट आंकड़े, ये टेबल भी पिछली क्लास में हमने बना ली थी, तो वो जैसा आपकी कॉपी में अभी तक है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। इस समय बोर्ड पर जितना भी है सब कुछ आपका किया हुआ है, तो नोट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट दिखाया है दैट इज कॉल्ड द रेंज। शुरू हुआ था यहां से, स्टार्ट हुआ यहां से और फिनिश हुआ यहां पर, तो अलोंग द x एक्सिस जो ये डिस्प्लेसमेंट आया है दैट इज कॉल्ड रेंज, कैपिटल R से लिखा जाता है। तो शुरू कहां से हुआ था? यहां से। खत्म कहां पर हुआ? यहां पर। भूल मत जाना कि अभी आप जिस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द जमीन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड के लिए बात हो रही है। तो रेंज निकालते हैं कि रेंज कितनी होगी। तो आज का जो नया आर्टिकल है दैट इज रेंज, और इसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड में
स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फिनिशिंग पॉइंट तक जो हॉरिजेंटल ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज। आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि इन टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से चल करके यहाँ फिनिशिंग पॉइंट तक जो टाइम लगा उसका नाम क्या है, कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो ट्रैवलिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो डेफिनेशन के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको केवल इशारों में बताते हैं रेंज क्या है। तो रेंज इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन टाइम कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। बस इतना सफिशिएंट है, अगर वक्त जरूरत पड़ेगी तो आप डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिखाया गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और लगा रहे हैं इस फार्मूले को अलोंग x एक्सिस। ट्यून में हो जाइए, ट्यूनिंग में S माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस कितना है r, u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस u cos थीटा है। टेबल भी बनी हुई है, सपोर्टिंग डायग्राम भी एक बार फिर से दिख रहा है। और t माने टाइम, ये रहा टाइम। हाफ माने हाफ, ए फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो आर बराबर आ गया u cos थीटा साथ में t फॉर टाइम। ठीक है, बोलो भाई। अब t की वैल्यू पुटअप कर दी जाए तो r इज इक्वल टू आ गया u cos थीटा इंटू में कैपिटल T है 2u साइन थीटा बाई जी। ये जो राइट हैंड साइड है u cos थीटा और 2u साइन थीटा बाई जी, इसको ऐसे लिख सकते हो आप u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये रेंज आ गया r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का कॉन्सेप्ट आ गया। अगेन रेंज के कॉन्सेप्ट में जो थीटा है वो थीटा जो है प्रोजेक्शन एंगल है फ्रॉम द जमीन। अब रेंज के इस कॉन्सेप्ट में कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। तो रेंज आ गई। ठीक, अब रेंज में जो है एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है कि प्रोजेक्शन स्पीड को फिक्स करके कितना एंगल मेंटेन करें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये है कि बाय कीपिंग फिक्स्ड प्रोजेक्शन वेलोसिटी स्पीड, बाय कीपिंग फिक्स्ड प्रोजेक्शन स्पीड डिस्कस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज बिकम मैक्सिमम। मतलब आप समझें कि क्या कहा जा रहा है। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई ये आपको एक गेंद जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से फेंकनी है, तो तुम आए यहाँ पर और यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से एक गेंद फेंकी, तुमने प्रोजेक्शन एंगल रखा है x डिग्री का। ठीक, फिर हम भी यहीं पर पहुंचे और हमने भी गेंद को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, मेरा प्रोजेक्शन एंगल कितना है y डिग्री का। फिर एक कोई तीसरा आया, उसने भी गेंद को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, उसका जो प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना है अल्फा डिग्री का। तो अब देखो ना, मेरी इस बात को देखो जो सपोर्टिंग डायग्राम है और वहाँ लिखा हुआ जो पॉइंट है उसको देखो। हम तीनों लोगों ने प्रोजेक्शन वाली स्पीड क्या रखी है, सेम, लेकिन हम सबके प्रोजेक्शन एंगल कैसे हैं, अलग अलग। तो किसमें रेंज ज़्यादा मिलेगी, ये क्वेश्चन है। क्लियर है ना सवाल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉन्सेप्ट में जो अभी अभी तुमने सीखा है, इस वाले कॉन्सेप्ट में r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में जो u है वो तो कांस्टेंट हो गया है और g तो
जनरल वे में हम लोग जो है क्या लेते हैं, कांस्टेंट 9.80 लेते हैं। हल्की फुल्की ऊंचाई पर जी में जो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। भाई छत पर जी अलग होता है, ज़मीन पर अलग होता है, लेकिन इतना कम डिफरेंस होता है कि नियर अबाउट क्या लेते हैं, 9.80 लेते हैं। तो इस वाले फार्मूले में यू तुमने सेम कर दिया है और जी कैसा होता है, सेम। अब कौन वेरिएबल है, थीटा। तो यानी कि आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइन 2 थीटा के। अब आर को अगर मैक्सिमम बनना है तो साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। तो फॉर आर का मैक्सिमम साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। और साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब ये हो गया साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो साइन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन में 1 ही होती है, तो 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। यानी जो गोलकीपर है, जब फुटबॉल मैच में गोलकीपर अपने पैर से फुटबॉल को किक मारता है तो क्या कोशिश करता है कि गेंद जो है उस वाले गोल पोस्ट पे गिरे जा करके, यानी वो रेंज को क्या चाहता है, मैक्सिमम चाहता है। अब वो प्रैक्टिस का ये भी पार्ट है उनका, यानी कि वो कोई ले करके तो मेजरमेंट तो नहीं करते हैं ना, यानी कि उनको अब यही प्रैक्टिस करनी है कि अपनी किक से वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि अब उनकी किक में जो प्रोजेक्शन एंगल बने वो कितना बने, 45 डिग्री का। तो ये गोलकीपर का जो है प्रैक्टिस का पार्ट है। अब हमने ये सीख लिया कि इसका मतलब ये हो गया कि सेम प्रोजेक्शन स्पीड पर 45 डिग्री का जो प्रोजेक्शन एंगल है वो रेंज क्या बनाता है, मैक्सिमम। जो तोप के गोले हैं, अब उनसे फायर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तोप का काम क्या है, मैक्सिमम रेंज अचीव करना। जो तोप से गोले निकलेंगे उसका काम क्या है, मैक्सिमम रेंज अचीव करना। तो वो कितने डिग्री पर सेट किए जाएंगे, 45 डिग्री। नोट कर लीजिए। ये वाला स्टार पॉइंट का क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ वो जरा इसको पॉइंट बना के लिख दिया जाए। ये जो हमने डिस्कस किया, क्या सीखने को मिला, नतीजा क्या आया, नतीजा ये आया कि कांस्टेंट, ये नतीजा तुम्हारे अपने खुद के लिए है तो हम लोग अपनी स्टाइल में लिखेंगे। कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड पर जब प्रोजेक्शन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख सकते हैं लगातार, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड पर जब प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री होता है इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम जमीन, तब रेंज बिकम मैक्सिमम, अब इसको तुम वो ना बना लेना कि दुनिया के किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। अगर आपकी तोप जो है ना वो किसी पहाड़ी पर चढ़ी हुई है, पहाड़ी पर हल्का सा तोप चढ़ चुका है, जमीन पे नहीं है, पहाड़ी पर है, तो वहां थोड़ी ना ये शर्त लगेगी। ये जो तुम डिस्कस कर रहे हो ये सब किसके लिए, वो वाला प्रोजेक्टाइल जो फ्रॉम द जमीन है, फ्रॉम द ग्राउंड है। जब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो फिर वो उस केस को भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम रेंज में क्या होता है। अभी के लिए हम फ्रॉम द ग्राउंड, इसलिए मैं हमेशा बार बार आपको भी अलर्ट कर रहा हूं कि आप सब कुछ अभी पढ़ रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द जमीन, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ऊंचाई, हाइट पर जा करके, फिर पढ़ेंगे ऑब्लिक फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो देखो यार साइन 2 थीटा की जगह पे 1 आ गया, ये देखो साइन 2 थीटा 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड पर
पूरी बात नहीं याद रहेगी तो फिर गलत हो जाएगा। कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड पे थीटा अगर 45 डिग्री रखते हो तो रेंज विल बी मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, पहले थोड़ा सा समझ लो। अगला सवाल ये है कि हम एक ही स्पीड से एक ही पॉइंट से लेकिन अलग अलग प्रोजेक्शन एंगल पर दो प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे और रेंज सेम चाहिए। क्वेश्चन जरा डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। देखो, हमने कहा ये है प्रोजेक्शन पॉइंट, तो प्रोजेक्शन पॉइंट ये है। हमने अपने प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फेंका, कितने डिग्री पर फेंका, थीटा डिग्री पर फेंका। प्रोजेक्टाइल गया 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 और ये जाके यहां टकराया, तो रेंज आ गई। फिर हमने तुमको बुलाया, उसी प्रोजेक्शन पॉइंट पे तुम आ गए। तुमने अपने प्रोजेक्शन को स्पीड क्या दी है, यू ही रखी है, लेकिन तुमने प्रोजेक्शन एंगल थीटा नहीं लिया, अल्फा लिया। और तुमने कहा कि सर मेरे प्रोजेक्टाइल का भी रेंज आर आ गया। आप देखो ना, अब क्वेश्चन क्लियर करो, क्या सवाल बन रहा है। एक ही प्रोजेक्शन पॉइंट से, एक ही प्रोजेक्शन स्पीड से दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल अलग अलग प्रोजेक्शन एंगल पर फेंके गए हैं, लेकिन रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इन दोनों प्रोजेक्शन एंगल में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो अब जरा ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो लिखाने में हमारी हेल्प करें। क्वेश्चन लिखता है, क्या लिखें, एट सेम प्रोजेक्शन पॉइंट टू डिफरेंट प्रोजेक्टाइल projected with same speed but different projection angle such that ranges are equal, then discuss about प्रोजेक्शन एंगल्स। तो उन प्रोजेक्शन एंगल्स के बारे में डिस्कशन करना है कि आखिर वो प्रोजेक्शन एंगल्स कैसे होंगे। अब एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट होता है, सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कई प्रकार के एंगल्स भी पढ़े हैं, तो हमें वही डिस्कस करना है कि भाई कितना जो है उन एंगल्स का क्या हालचाल होगा, डिस्कस करना। बहुत छोटा सा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है डिस्कशन है, ध्यान से देखो क्या है। डिस्कशन शुरू करते हैं। तो रेंज ये आर है भाई, जो थीटा डिग्री पर प्रोजेक्टाइल फेंका गया उसका रेंज लिखो। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और जो अल्फा डिग्री पर फेंका गया जरा उसका रेंज का फार्मूला लिखो, तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब जिन चीजों पर ध्यान देना है उनको देखो। सेम प्रोजेक्शन पॉइंट है, हाँ है, और डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल है, हाँ है, हमने तो रखा है, और रेंजेस इक्वल हैं तो वो रखा हुआ है। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों की रेंज क्या है, इक्वल, बराबर कर लो भैया। तो जब इक्वेशन 1 बराबर 2 करोगे, सारे बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो क्या मिला, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से क्या मिला, 2 थीटा बराबर 2 अल्फा, यहाँ से क्या मिला, थीटा बराबर अल्फा। हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने तो ये डिक्लेयर कर दिया है ना कि डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल्स हैं। तो जब तुमने ये कह दिया कि डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल्स हैं, तो थीटा अल्फा के बराबर तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये वाली सोच आपकी गलत हो गई कि ऐसे आगे बढ़ें। ठीक है, अब आगे चले, अब क्या करें। तो हमने लिखा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 अल्फा।
क्योंकि साइन 180 माइनस 2 अल्फा क्या होगा, साइन 2 अल्फा ही रहेगा। ठीक है, अब जरा साइन से हटा दो दोनों तरफ, तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या आ गया, 90। बन गई बात। यानी ये चमत्कार तब हो सकता है जब दोनों प्रोजेक्शन एंगल का समेशन क्या हो, 90। इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनका समेशन 90 हो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये सीखने को मिल गया। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा आपका 60 है, अल्फा आपका 30 है, तो थीटा क्या हो, 60। यानी ऐसे दो एंगल्स, प्रोजेक्शन एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, तो इस सिचुएशन पर जो रेंजेस होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। अब इसका भी रिजल्ट हमें लिखना पड़ेगा। इसकी क्या सिचुएशन है, लिख चुके हो, कोई बिजी तो नहीं है। तो अब हमने क्या सीखा भाई, इसके डिस्कशन से क्या सीखा, क्योंकि जो सीखा वो दिमाग में रहना चाहिए, बहुत यूजफुल रहता है फॉर द जनरल टाइप्स प्रॉब्लम। क्या सीखा हमने यहाँ, जरा बताओ। इसी बात को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा कि जब सेम पॉइंट कॉमा सेम प्रोजेक्शन स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल्स पर फेंके जाते हैं और देयर रेंजेस बिकम सेम, देन sum of projection angles is equal to 90 डिग्री। ये सीखा हम लोग। और थ्योरेटिकल पॉइंट तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई 27 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है 5 डिग्री पर फेंका गया, प्रोजेक्शन स्पीड सेम थी, प्रोजेक्शन पॉइंट भी सेम था, तो अगर रेंज सेम रही हो तो फाई की वैल्यू क्या होगी, तो 27 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल टू 90, तो फाई निकल आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द जमीन में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब अपना प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर था, तो उस मैक्सिमम हाइट को भी निकाल लिया जाए। मैक्सिमम हाइट, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड था, ये स्टार्ट था, ये फिनिश था, यहाँ से u स्पीड से फेंका गया था, थीटा पर फेंका था, ये u कॉस थीटा था, u साइन थीटा था, और प्रोजेक्टाइल की सारी ABCD फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख करके डिस्कस की जाती है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो देखो ये है मैक्स हाइट, इसको निकालना, मैक्स हाइट निकालनी h, तो मैक्स हाइट चाहिए। फंडा क्या लगा रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि मैक्स हाइट किधर दिख रही है, वाई एक्सिस पर दिख रही है, तो फंडा वाई एक्सिस लगा दिया। अब v, जरा फीलिंग लाओ, v फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस एट द मैक्सिमम हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो v क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैक्स हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। अगर वेलोसिटी मैक्स हाइट पे कुछ होती तो और ऊपर जाता ना ये, तो ये तो 0 हो गया। और u की जगह पर क्या आ गया, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस का 2a की जगह पे माइनस का g, क्योंकि वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ है, s की जगह पे h है, ये आ गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है मैक्स हाइट का फार्मूला।
ठीक है। अच्छा, जब ये मैक्स हाइट पर गया तो इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? भाई जब ये मैक्स हाइट पर गया तो वेलोसिटी कितनी थी? देखो पिछली वाली क्लास में क्या सीखा था, जब ये t समय बाद यहाँ था तो इसके पास वेलोसिटी थी v cos बीटा और v sin बीटा, ये बीटा एंगल था, याद आया? अब जब ये यहाँ मैक्स हाइट पर पहुंचा तो वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वाली वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर वर्टिकल वाली वेलोसिटी होगी तो ये और ऊपर जाएगा, वो तो है नहीं। तो केवल कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। और मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये वेलोसिटी x है, ऐसा मान लिया, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि जब वो मैक्स हाइट पर होगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी। हमने बोला कि वर्टिकल में तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि वर्टिकल अगर होगी तो ऊंचाई और बढ़ेगी, लेकिन आप मैक्स हाइट बोल चुके हो तो मैक्स हाइट पर ऊपर की ओर वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, तो केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल। वो हमने x मान लिया, ये ऐसा मान लिया। देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट से चलते हैं, O फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है M, मैक्स हाइट है। तो हम जा रहे हैं स्टार्ट टू मैक्स हाइट, मतलब हम जा रहे हैं O से कहाँ पर? M तक, और जिस फार्मूले को लेके जा रहे हैं वो फार्मूला ये है v बराबर u प्लस ए टी, और अलोंग द x एक्सेस लेके जा रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं तो y के बारे में क्यों सोचना। तो v माने क्या है? वेलोसिटी। कुछ देर बाद तो मैंने क्या सोचा है? x, u की जगह पे क्या आएगा? u cos थीटा, a की जगह पर क्या आएगा? 0, t की माने t, x बराबर क्या आ गया? u cos थीटा। यानी कि जिसको मैंने x लिखा था एक्चुअली वो क्या है? u cos थीटा। और अगर आप पन्ने पलटो, पिछली वाली क्लास के पन्ने पलटो, तो v cos बीटा की वैल्यू क्या आई थी? u cos थीटा। पिछली वाली क्लास में देखना, पिछली वाली क्लास में जब हमने v cos बीटा निकाला था तो क्या आया था? u cos थीटा। इसका मतलब ये सीखने को मिला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बदलती, हमने तो अपने मन से माना कि बदल गई, हमने कहा था v cos बीटा, लेकिन v cos बीटा किसके बराबर आया? u cos थीटा। हमने अपने मन से माना कि x हो गया, लेकिन x बराबर कितना आ गया? u cos थीटा। सो यू कैन से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द जमीन में जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की होती है वो बदलती नहीं है, और बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वहाँ कोई है नहीं, एंड दैट इज़ वाई ये क्या रहती है? सेम। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है, तो अब आप सीधे पॉइंट लिखना कि वेलोसिटी एट मैक्स हाइट तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा, थीटा से मत भूल जाना, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द जमीन, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आल्सो ग्राउंड। ठीक है, ये मैक्स हाइट आ गया, नोट कर लीजिए। करने को कहा जाए तो प्रूफ करिए, तो फाइनल एक टच दिया जाए फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड वी हैव। क्या क्या आपको सीखने को मिला? आपको सीखने को मिला टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको सीखने को मिला मैक्सिमम हाइट, आपको सीखने को मिला रेंज, थीटा प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। एक तो आपको यह सीखने को मिला। आपको सीखने को मिला कि फॉर मैक्स रेंज अंडर कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड को हमने यू लिया है कि फॉर मैक्स रेंज अंडर कांस्टेंट प्रोजेक्शन स्पीड जो प्रोजेक्शन एंगल है वो थीटा था, 45 डिग्री आया था,
और मैक्स रेंज आया था u स्क्वायर बाई जी। आपको ये सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला कि फॉर सेम पॉइंट, सेम प्रोजेक्शन स्पीड but to different projection angles, लिखना नहीं है, केवल बोर्ड पर देखना वाले प्रोजेक्टाइल जब मेंटेन सेम रेंज तब सम ऑफ प्रोजेक्शन एंगल्स इज इक्वल टू 90। और ये सारी बातें जो तुमने सीखी हैं ये कैसे आती हैं डिस्कस भी की गई हैं, ठीक है। इनके लिए हम लोगों ने अभी ठीक ठाक टाइम जो है दे दिया है। कुछ बातें पिछली क्लास में सीखी हैं, कुछ आज की क्लास में सीखी हैं। जैसे मैंने एक रास्ता बनाया, बताओ ये कैसा रास्ता है? अरे यार एलिप्स, सर्कल कहाँ दिख रहा है? तुमने कहा कि ये एलिप्स है। अरे क्या एलिप्टिकल नहीं दिख रहा है क्या? ये कैसा है? सर्कल। ये रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये रास्ता कैसा है? जिगजैग नॉट कर्व, जिगजैग दिखाई दे रहा है ना। और ये रास्ता कैसा है? आपने कहा कर्व है। क्यों पहचान लिया? क्योंकि रास्ते की पूरी पिक्चर थी, क्योंकि रास्तों की पूरी पिक्चर थी, इसलिए तुमने पहचान लिया। अब देखो क्या होने वाला है। जो एलिप्स वाला रास्ता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मेरे पास है। ये छोटा सा हिस्सा देखते रहना, अलर्ट रहना। छोटा सा हिस्सा दिख रहा है एलिप्स वाले रास्ते का। सर्कल वाले रास्ते का छोटा हिस्सा मेरे पास है। ये देखो सर्कल वाले रास्ते का छोटा हिस्सा, सीधे रास्ते का छोटा हिस्सा मेरे पास है, और इस वाले रास्ते का भी बहुत छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, और जिगजैग वाले रास्ते का बहुत छोटा हिस्सा मेरे पास है। अब देखो ये लुक वाइज सब एक जैसे हैं, बोलो। तो कैसे पता चले? अगर मुझे यही दिखाया जाए तो हम ये कैसे पता कर पाएं कि ये जो छोटा हिस्सा है ये सर्कल का हिस्सा है? हाउ वी कंफर्म? क्योंकि अब तो ये सब क्या दिख रहा है? एक ही जैसे दिख रहा है। और इसके लिए बनाया गया रास्ते की इक्वेशन। क्या बनाई गई? रास्ते की इक्वेशन। वही सोचने वाली बात है कि कैपलर ने यहीं बैठे बैठे बताया कि जो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। तो क्या वो देखने गए थे ना, उनके पास में कुछ ऐसे आंकड़े डेटा थे जिसके बेस पर मैथमेटिकल एफर्ट्स करके उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा होगा। सोमरफील्ड ने पता किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स का जब इलेक्ट्रॉन्स जो और न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? इलिप्टिकल पाथ पर होते हैं। तो सोमरफील्ड क्या एटम के अंदर घुस गए थे ना, तो कुछ कैलकुलेशन बेस पर उन्होंने सारा काम किया था। मतलब मेरा कहने का है हर रास्ते की अपनी इक्वेशंस होती है। जैसे अगर मैंने एक छोटा सा रास्ता बनाया है और आपसे पूछा है बताओ ये रास्ता कैसा होगा, तो हम पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे और फिर इक्वेशन निकाल करके जो हमको बताया गया है कि इस रास्ते की इक्वेशन ऐसी आती है, इस रास्ते की इक्वेशन ऐसी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ रास्ते की इक्वेशन ऑफ रास्ता। रास्ते को फिजिक्स में ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है। कुछ इक्वेशंस आपको बताता हूँ और उनसे रिलेटेड रास्ते बताता हूँ, पाथ कैसे होते हैं, ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है। जैसे अगर कोई इक्वेशन ऐसी मिले, लिखना नहीं अभी, अगर किसी इक्वेशन का लुक ऐसा है y बराबर कांस्टेंट x प्लस का कांस्टेंट, तो जिस रास्ते का ये इक्वेशन आता है
वो 100% कैसा होता है, सीधी लाइन। अगर किसी रास्ते की इक्वेशन ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो रास्ता कौन सा होता है, सर्कल का, सर्कल का रास्ता होता है वो। अगर किसी रास्ते की इक्वेशन ये निकल के आती है एक्स स्क्वायर बाई कॉन्स्टेंट प्लस वाई स्क्वायर बाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1, तो वो रास्ता होता है एलिप्स का, एलिप्स का रास्ता होता है। अगर किसी इक्वेशन की शक्ल ऐसे ही आती है एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, तो रास्ता होता है हाइपरबोला, पूरा नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर किसी रास्ते की इक्वेशन में x की मैक्स पावर 2 है और y की मैक्स पावर 1 है, या इसका उल्टा हो जाए कि y की मैक्स पावर 2 है, एक इक्वेशन आई, इक्वेशन का लुक कैसा है डजंट मैटर। हमने देखा कि इक्वेशन में x पर जो मैक्सिमम पावर थी वो 2 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है, या इसका उल्टा हुआ कि y की मैक्सिमम पावर 2 है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। तो यार ऐसी इक्वेशन पैराबोला के रास्ते को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो ये जैसे आपकी जो है टेबल्स बना दी गई हैं, ऐसे रास्ते की इक्वेशंस भी बना दी गई हैं। और भी रास्ते हैं, जिगजैग रास्ता, बट हम सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेन में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो इसके भी पहले का है कि हाउ वी कैलकुलेट रास्ते की इक्वेशन। ये सब क्या दिखाई दे रही हैं, रास्ते की इक्वेशंस, इनको निकाला कैसे जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है जो कि फिजिक्स का सवाल है, यानी ये क्वेश्चन अब आपके लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। हाउ वी कैलकुलेट रास्ते की इक्वेशन, हाउ वी कैलकुलेट रास्ते की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ रास्ता, रास्ता यानी ट्रैजेक्टरी। तो अगर हम इसका जवाब जान जाएं, अगर हम इसका जवाब जान जाएं तो बस उसी तरीके से इनको निकाला गया होगा। कैसे निकाली जाती है रास्ते की इक्वेशन, तरीका क्या होता है, तो देखो तरीका ये होता है, टेक अ पॉइंट ऑन गिवन रास्ता, एक गिवन रास्ते पर एक पॉइंट ले लो विद कोऑर्डिनेट x, y। जैसे देखो एक रास्ता ये दिया गया है, पूरा बना के दिया गया है, चलो कोई बात नहीं, मुझसे कहा गया इसकी इक्वेशन निकालो, तो मैं इस रास्ते पर एक पॉइंट ले लेता हूं अपने मन से जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और ये सेंटर है भाई, और ये रेडियस कहलाती है, हाँ ना बोलो भाई, ये रेडियस कहलाती है, क्लियर ये बात। और सेंटर कहाँ पर है, मान लेते हैं ओरिजिन पर है, मान लेते हैं ओरिजिन पर है। तो कह रहा है कि टेक ए पॉइंट ऑन गिवन रास्ता विद कोऑर्डिनेट x, y। और फिर अब जितना ज्ञान तुमने अभी तक अर्जित किया है, जितना तुमने सीखा है, नाउ मेक रिलेशन, उस ज्ञान का इस्तेमाल करो और बिटवीन x, y रिलेशन तैयार करो। जो रिलेशन आएगा, जो रिलेशन आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ रास्ता, पाथ। जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, मुझे क्वेश्चन देने वाले ने कहा कि ये एक सर्कुलर रास्ता है जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर है, बताओ इसका इक्वेशन क्या है। तो मैंने क्या किया, टेक ए पॉइंट ऑन गिवन पाथ विद कोऑर्डिनेट x, y कर लिया। अब जितना ज्ञान अर्जित किया है तुमने, तो तरह तरीके का ज्ञान है, तुम्हें टेबल्स पता है, तुमको डिस्टेंस फार्मूला पता है, बहुत प्रकार के नॉलेज अब आपके दिमाग में घुसे हुए हैं। कौन सा नॉलेज x, y में रिलेशन दे देगा। तो अगर मैं रेडियस r लेता हूं तो क्या डिस्टेंस फार्मूले से बात बन जाएगी, बोलो इन दोनों के भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट। किसको सपोर्ट करता है, आप सबूत देखिए।
आपको मैंने दिखाया कि देखो ये सर्कल का ही है, कैसे निकाला गया। इसी तरीके से केपलर ने, सोमरफील्ड ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया और एक्स वाई में रिलेशन तैयार किया। और इधर मैथमेटिशियन, मैथ तो वैसे भी फिजिक्स का हथियार है, टूल है। मैथ जो होता है फिजिक्स का टूल है, ये फिजिक्स की सुविधा के लिए मैथ को डेवलप किया गया। तो इधर मैथमेटिशियन ने रास्तों की इक्वेशन तैयार कर रखी थी और जिससे मैचिंग हुई। अब केपलर ने इलिप्टिकल पाथ बोला होगा तो क्या आया होगा, ये आया होगा, ठीक है ना। तो अब सवाल क्या है, ये मैंने क्यों आपको बताया ना कि जब तुम्हें ये पता चल जाता है तो फिर ये बात अपने आप आ जाती है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और आप कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, ऑब्लिक फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन रियलिटी ये कि ये जो क्वेश्चन है वो हर जगह फिट होता है। तो मैं थोड़ी देर में ये जो ब्रैकेट की बात है वो हटा दूंगा कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला, ये क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी प्रोजेक्टाइल तुम पढ़ोगे उन सभी के रास्ते कैसे होते हैं, पैराबोला। फिलहाल अभी हम बात करेंगे किसकी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका पाथ पैराबोला होगा। कैसे करेंगे, वही रटा रटाया समझा हुआ डायग्राम बनाया, यू थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। स्पेस चाहिए होगा, बात नहीं बनेगी। मुझे ये स्टार पॉइंट की स्पेस दे दो, स्टार पॉइंट लिख डालो ये वाला। हाउ वी कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ पाथ। तो ये रहा क्वेश्चन कि प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला। ये क्वेश्चन है, हेडिंग समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। और ये क्वेश्चन तुमको 3 बार मिलेगा, 3 बार ये मिलेगा क्वेश्चन। क्यों 3 बार मिलेगा भाई? एक बार ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, वहां पूछा जा रहा है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। एंड दैट इज वाई ये 3 बार क्वेश्चन मिलेगा। और अभी फिलहाल हम केवल इसका जवाब दे सकते हैं, फ्रॉम ग्राउंड वाला ही पढ़ा इसलिए इसका जवाब दे सकते हैं। तो लीजिए भैया, प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक वाले की फ़ोटो कुछ ऐसी बनी थी। ये यू स्पीड थी, एंगल थीटा था, ये यू कॉस थीटा था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये यू साइन थीटा था, ये स्टार्ट था और ये फिनिश था। तो रास्ता कहाँ है इस पूरे एपिसोड में, रास्ता कहाँ है? तो देखिए रास्ते पर इस समय हमारा ये लाल वाला मार्कर चल रहा है, यही तो रास्ता है, बोलो भाई। तो कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये पैराबोला है। तो कैसे सिद्ध करें, कैसे प्रूफ करें कि पैराबोला? तो टेक द पॉइंट ऑन रास्ता विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कहीं जहां तुम्हारा मन हो, इतने रास्ते में जहां तुम्हारा मन। चलो मैंने ये ले लिया, ये एक्स वाई पॉइंट ये रहा, रास्ते पर एक पॉइंट लिया, इसका नाम था पी और इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आपसे डिस्कस किए, तो देखो यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया एक्स, और ये कितना हो गया वाई, ठीक है। तीर लगा हुआ है कि वाई कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाई।
तो अपने उस प्रोजेक्टाइल में जो रास्ता था मैंने वहाँ पर एक पॉइंट लिया जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ है। अब अपना सारा का सारा ज्ञान उड़ेल देना है एक्स वाई में रिलेशन बनाने के लिए, जितना भी ज्ञान आपके पास है। तो लीजिए, मैंने एक नॉलेज आपके साथ शेयर किया और वो नॉलेज ये है कि हम फंडा लगा रहे हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और बात कर रहे हैं स्टार्ट टू पी, स्टार्ट टू पॉइंट पी। जो सोच रहे हैं केवल स्टार्टिंग से लेके कहां तक के लिए, पॉइंट पी तक। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है, x। s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज x। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, u cos थीटा। t माने टाइम, तो कुछ तो लगा ही होगा, मान लिया टाइम t है। तो स्टार्ट टू पॉइंट p में हमने टाइम मान लिया, लेट टाइम इज t, टाइम इज t। ठीक, अब हाफ a माने 0 t स्क्वायर। देखो x बराबर क्या है, u cos थीटा इंटू में t। फिर हमने यही फंडा लगाया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अब लगा रहा है अलोंग द y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस लगा दिया। तो अब देखो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस कितना है, y। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, u साइन थीटा। t माने टाइम, हाफ a माने माइनस जी टी स्क्वायर। दिमाग में बैठा हुआ है कि एक्स वाई में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो यहां से t की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक्स वाई में रिलेशन चाहिए तो t को गायब करना पड़ेगा। तो यहां से t की वैल्यू यहां रख दिया, देखें क्या बना, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, साथ में t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा, और माइनस का हाफ g, और t की वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा, साथ में होल स्क्वायर। तो ये बन गया y बराबर x टेन थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो ये इक्वेशन आया है जरा लिस्ट से मैच कराओ। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो y पर कितनी है मैक्सिमम, 1, यानी किसको सपोर्ट कर रहा है। ये लिखनी पड़ेगी बात कि इन दिस इक्वेशन देयर इज मैक्सिमम पावर ओवर y, x इज 2 एंड मैक्सिमम पावर ओवर y इज 1। इट मीन्स दिस इक्वेशन सपोर्ट द पैराबोला। अच्छा, इस शकल को लेकर के हमने इसको बनाया है ना, तो कोई पूछे कि इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ क्या होगा, ये रहा, तो इसी से तो ये आया है ना, तो इसी का ग्राफ ही हो जाएगा, बन गया ना। तो वो जो लाइन है वो एक बार फिर से सुनो, यहां पर जब आप पहुंचोगे तो लिखोगे इन दिस इक्वेशन, क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम पावर ओवर x इज 2 एंड मिनिमम पावर ओवर मैक्सिमम पावर ओवर y इज 1, देयरफॉर दिस इक्वेशन सपोर्ट द पैराबोला। नोट करिए भाई, नोट कर लीजिए, मैं वो स्टेटमेंट भी लिख देता हूं। In this equation, max power over x is 2 and max power over y is 1. So this equation support पैराबोला। इसलिए ये इक्वेशन 100% पैराबोला फैमिली का मेंबर है। पैराबोला की जो शर्त है वो यही होती है